नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे, जिसमें हिंदी साहित्य का जो आधुनिक कालखंड है, उस कालखंड का एक ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में अध्ययन कर रहे थे। आधुनिक काल के जो विविध कालखंड है, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो चर्चा थी, पूर्व की चर्चा, वह भारतेंदु युग पर आधारित थी। और भारतेंदु युग में भी जो इस युग के प्रणेता है, इस युग के प्रवर्तक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी रचनाएं, उनका योगदान, उनकी साहित्य चेतना के विविध पक्ष, इस बात पर हमारी जो चर्चा थी वो चल रही थी। और इस चर्चा में भी हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक कालखंड के प्रथम साहित्यकार हैं जो नए युग का संस्थापन करते हैं, आधुनिक युग के पितामह हैं। और उनकी जो साहित्य चेतना है वो बड़ी व्यापक है। उनकी साहित्य चेतना सामाजिक और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की पर्याय है। उनकी जो साहित्य चेतना है वो किसकी पर्याय है? सामाजिक चेतना की पर्याय है, राष्ट्रीय चेतना की पर्याय है, स्वाधीनता की जो चेतना है उसकी पर्याय है, स्वाधीनता आंदोलन की चेतना की पर्याय उनकी साहित्यिक चेतना है। कहने का तात्पर्य, उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वह भारत के स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली है। भारतीय सामाजिक चेतना है, भारतीय सामाजिक आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाने वाली है। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज की कमजोरियों को सामने रखा गया है और उन कमजोरियों को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इसी क्रम में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य चेतना है, उसके या साहित्य चेतना है, उसके जो विविध पक्ष है उन पर हम बात कर रहे थे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतेंदु जी की यह विशेषता रही है कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहीं उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। चूँकि भारतेंदु युग का जो पिछला कदम है वह रीतिकाल में है और जो अगला कदम है वह आधुनिक काल में है, इसलिए उनकी साहित्य चेतना के साथ साथ उनके साहित्य चेतना के अंदर, उनके साहित्यिक संस्कारों के अंदर जो हमारी प्राचीन साहित्य परंपरा है वह भी थी। इसलिए भक्ति आदि जो विषय है वो उनकी कविता के विषय रहे हैं। लेकिन जो नई बात है वह यह है कि उनकी कविता के अंदर समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि जो नवीन विषय है वो उनकी कविता के विषय बनते हैं। भारतेंदु जी की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध है, स्वतंत्रता के लिए उद्यम आकांक्षा है और जातीय बोध की झलक स्पष्ट रूप से उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। यानी कि भारतीयता की जो चेतना है, भारतीयता का तो जो बोध है, भारतीयता का जो ज्ञान है, वो उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस जमाने के लिए एक नई बात थी। राष्ट्रीय चेतना की बात करना, सामाजिक हित की, समाज सुधार की बात करना एक नई बात थी। उनके साहित्य और नवीन विचारों ने उस समय के तमाम साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को झकझोरा था, हिला दिया था। और उनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लेखकों का एक ऐसा समूह बन गया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता था। उनकी जो नई चेतना थी वो उस समय के नए जो साहित्यकार थे उनके लिए आकर्षण का केंद्र हो जाया करती। और इसीलिए उनके आसपास, चूँकि वो साहित्य के नेता थे, साहित्य का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए उनके आसपास एक मंडल सा, साहित्यकारों का मंडल बन गया था। विषय के अनुसार उनकी
विषय के अनुसार उनकी कविता श्रृंगार प्रधान है, भक्ति प्रधान है, सामाजिक समस्या प्रधान है और राष्ट्र प्रेम प्रधान है। कहने का तात्पर्य यह कि अगर भारतेंदु की जो कविता है या भारतेंदु जी की जो साहित्य चेतना है या उनकी साहित्य लेखनी है या कि उनका जो कृतित्व है, उसे अगर हम विषय के आधार पर भागों में विभाजित किया जाए, उपभागों में विभाजित किया जाए, तो उसके जो विषय है वो बनेंगे कि उनकी कुछ कविताएं हैं, साहित्य जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार प्रधान है, कुछ भक्ति प्रधान है, कुछ सामाजिक समस्या प्रधान है और राष्ट्र प्रेम प्रधान है। यानी कि जो लास्ट की दो विशेषताएं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। आगे हम इन्हीं पर बात करेंगे। देखिए, जो श्रृंगार रस प्रधान कविता है उस संदर्भ में आपको बताएं कि भारतेंदु जी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण अपनी कविता में किया है। वियोग अवस्था का एक चित्र देखियो एक बारहु नयन भरी तो ही याते, जोन जोन लोक तय है तही पछताएगी, बिना प्राण प्यारे भय पर दर्शे तिहारे हाय, देख लीजो आंखें ये खुली ही रह जाएगी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का श्रृंगार रस से संबंधित महत्वपूर्ण पद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भक्ति प्रदान, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो व्यक्तित्व है वह ईश्वर की आस्था से युक्त है, इसलिए उनकी कविताएं भक्ति प्रधान कविताएं भी हैं। उनकी कविताओं में भक्ति से संबंधित कविताएं भी है। भारतेंदु जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और पुष्टि मार्ग के मानने वाले थे। उनकी कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। वे कामना करते हैं कि बोल्यो करे नुपुर श्रवणनी के निकट सदा, पदतल माही मन मेरी बिहरियो करे, बाजो करे बंशी धुनी पूरी रोम रोम, मुख मन मुस्कान मंद मन ही हास्यो करे। यानी कि उन्होंने अपनी मन की जो भावनाएं हैं वह व्यक्त की है कि मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण मय हो, भक्तिमय हो। यानी कि भक्तिमय जीवन को ही उन्होंने श्रेष्ठ माना है। उनकी ये आकांक्षा रही है कि जो मेरा जीवन है वो ईश्वर के समीप रहे। अब देखिए, जो उनकी जो कविता है उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें एक चमक है, एक खनक है, एक आकर्षण है, वह है सामाजिक समस्याओं से प्रधान, सामाजिक समस्याओं से युक्त कविताएं, सामाजिक समस्याओं से युक्त साहित्य। भारतेंदु जी ने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। भारतेंदु ने सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है अपने काव्य में। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। भारतीय समाज और जन की ऐसी कोई सामाजिक और मानसिक व्याधि नहीं, बीमारी नहीं, जो भारतेंदु जी की सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से ओझल हो सके, उससे बच सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय समाज को बड़े ही संवेदनशील हो करके देखा था और उसको बड़ी बारीकी से, पैनी नज़र से टटोला था। यही कारण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में तत्कालीन भारतीय समाज की समस्याओं का निर्भीक होकर चित्रण किया गया है, सच्चा चित्रण किया गया है, यथार्थ चित्रण किया है। महाजनों और रिश्वत लेने वालों को भी उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा है। उन्होंने महाजनों और रिश्वत लेने वालों पर व्यंग करते हुए लिखा है कि चूरन अमले जो सब खाते, चूरन अमले जो सब खाते, दूनी रिश्वत तुरंत पचाते। कि ये रिश्वतखोर है, लेकिन चूरण लेके जिस प्रकार से चूरण खा करके कितना भी खाना खाओ सब पच जाता है, उसी प्रकार से ये जो भ्रष्ट लोग हैं, रिश्वतखोर है, ये कितनी ही रिश्वत ले ले सबको पचा जाते हैं, सबको ढकार जाते हैं। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते हैं। कि महाजन लोग हैं वो दूसरों का शोषण करके धन इकट्ठा करते हैं
और सबको पचा जाते हैं। यानी कि ये जो कविता है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की सामाजिक चेतना की पर्याय है। सामाजिक समस्याओं का साहित्य में किस प्रकार से समावेश हुआ, ये उदाहरण, ये जो कविता है ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है। राष्ट्र प्रेम प्रधान कविता है। भारतेंदु जी के काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्रीय चेतना का शुभारंभ होता है। 1857 का स्वाधीनता आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ बिंदु कहा जा सकता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अपनी साहित्य चेतना का बीजारोपण भी वहीं से होता है। भारत के प्राचीन गौरव की झांकी भारतेंदु हरिश्चंद्र इन शब्दों में करते हैं। भारत के भुज बल जग रक्षित, भारत के भुज बल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तार, भारत भाग्य कंपित संसार। कि भारत का जो भाग्य है, भारत का जो तेज है वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। लेकिन आज भारत एक तरह से गरीब और दरिद्र राष्ट्र बन करके बैठा है। उसमें न केवल अंग्रेज़ों का योगदान है बल्कि भारतीय जनता का भी योगदान है कि वह इतनी आलसी और कर्महीन होकर के बैठ गई है। प्रकृति चित्रण भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता का विषय रहा है। हालांकि उनकी कविता में प्रकृति चित्रण मिलता है लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का मन प्रकृति चित्रण में नहीं लगा और वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र मानव प्रकृति के शिल्पी थे, सामाजिक चेतना के शिल्पी थे, राष्ट्रीय चेतना के शिल्पी थे। बाह्य प्रकृति में उनका मर्म पूर्ण रूपेण नहीं रम पाया, अतः उनके अधिकांश प्रकृति चित्रण में मानव हृदय को आकर्षित करने की शक्ति का भाव दिखाई देता है। चंद्रावली नाटिका के यमुना वर्णन में अवश्य सजीवता दिखाई देती है तथा उनकी उपमाएँ और उत्प्रेक्षाएँ नवीनता लिए हुए हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है के पिए पद उपमान जान यह निज उर्धारत, के मुख कर बहु भृंगन मिश अस्तुति उच्चारत, के ब्रज तियगन बदन कमल की झलकत झाई, के ब्रज हरिपद परस है तु कमला बहु आई। अब देखिए इसी को प्रकृति वर्णन के बारे में एक जो उदाहरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, प्रकृति का वर्णन और उसमें अलंकार का विधान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। प्रकृति वर्णन का ये उदाहरण देखिए जिसमें यमुना की शोभा कितनी दर्शनीय है। यमुना की शोभा तो है लेकिन कवि ने जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार की छटा इन पंक्तियों में बिखेरी है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है और यह अनुप्रास अलंकार का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। विद्यार्थी अधिकतर इसे याद कर लेते हैं, ज्ञेय होने के कारण याद कर लेते हैं और इसे प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय, झुके कुल सो जल परसनी हित मनहु सुहाय। यमुना नदी का जो तट है उस पर जो वृक्ष है, प्रकृति है, उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। भारतेंदु के समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो साहित्य चेतना है उसमें भाषा का क्या स्थान है या कि उनकी जो भाषाई चेतना है, हिंदी और उर्दू का सवाल, हिंदी और ब्रज का सवाल है, खड़ी बोली का सवाल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी। विद्यार्थियों ध्यान देना कि भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की जो भाषा थी वो क्या थी, फारसी भाषा। वहीं अंग्रेजी का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा था। साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था, यानी कि संभ्रांत वर्ग था वो फारसी का प्रयोग करता था और अंग्रेजी का वर्चस्व भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था क्योंकि अंग्रेजी सत्ता कायम हो गई थी। साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था क्योंकि रीतिकाल में संपूर्ण रूप से ब्रज भाषा का ही साम्राज्य था। फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी प्रचलन में आने लगी थी, यानी कि फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और ब्रज भाषा इनका बोलबाला था
और इसी बीच में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को जागृत करने का प्रयास किया। ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषाओं और पारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। आज जो हिंदी हम बोलते, लिखते और बोलते हैं वह भारतेंदु की ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है। केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में उन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया। और एक तरह से जो साहित्य है, साहित्य रचना है, उसको जन से जोड़ा, जन चेतना से जोड़ा। अन्यथा रीतिकाल तक साहित्य के अंदर जन क्या होता है, जन चेतना क्या होता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना धर्मिता में भाषा की दृष्टि में से दोहरापन दिखता है। कविता में वे ब्रज भाषा पर बात करते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं, और बाकी विधाओं में वे यानी गद्य के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। सही मायने में कहें तो भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के उन्नायक है, यानी खड़ी बोली गद्य के निर्माताओं में से एक है। भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा है। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी आ जाते हैं, दिखाई देते हैं। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यावहारिक है। मुहावरों का प्रयोग कुशलतापूर्वक हुआ है। विद्यार्थियों, इस चर्चा को हम यहीं पर विराम। अगली चर्चा है वह इसी बिंदु से जो इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की शैली है, रचना शैली है, उसकी चर्चा पर होगी। तब तक आप देखते रहिए। यानी कि हमारी जो रचना है उसका जो 5वां भाग है वह हिंदी साहित्य का इतिहास कालखंड भारतेंदु युग 5वां भाग होगा, जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्य चेतना के विविध पक्षों के अंतर्गत उनकी जो रचना शैली है उस संदर्भ में हम बात करेंगे। यानी कि अपनी चर्चा को वहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।